और चलिए आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी में जमीनी विवाद में शख्स की हत्या कर दी गई। कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लगातार उनका इलाज जारी है। कोखराज थाना क्षेत्र के नौड़िया आमद करारी में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जमीनी विवाद था जिसमें शख्स की हत्या कर दी गई। कुल्हाड़ी मारकर ये हत्या की गई। 2 लोग अब भी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। कोखराज थाना क्षेत्र के नौड़िया आमद करारी में वारदात। तो जमीनी विवाद था, इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर हत्या को अंजाम देने की कोशिश की गई। कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई। 2 लोग इस पूरे व्याख्या में गंभीर रूप से घायल हैं और लगातार उनका इलाज जारी है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। कोखराज थाना क्षेत्र के नौड़िया अहमद करारी में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर जमीनी विवाद हो गया था जो कि इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर हत्या को अंजाम देने की साजिश रची गई। कुल्हाड़ी मारकर यहां पर हत्या की गई। इस पूरे मामले में 2 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं और जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज भी जारी है। हालांकि देखिए किस तरीके से पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई है और लगातार सबसे पूछताछ की जा रही है और आसपास लोगों से भी बातचीत की जा रही है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आगरा में वंदे भारत ट्रेन को पत्थरबाजों से खतरा है। पत्थरबाजों ने वंदे भारत की 30 खिड़कियां तोड़ दी हैं। टूटी खिड़कियों के साथ संचालित हो रही है वंदे भारत। 1 अप्रैल को आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। 67 दिन में एग्जीक्यूटिव क्लास से लेकर चेयर कार कोच की 30 विंडो को तोड़ दिया गया है यहाँ पर। तो अभी 1 अप्रैल को ही पीएम मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ऐसे में पत्थरबाजों ने वंदे भारत की 30 खिड़कियां यहाँ पर तोड़ दी हैं। तो टूटी खिड़कियों के साथ ही अब वंदे भारत ट्रेन को संचालित किया जा रहा है। पत्थरबाजों से बड़ा खतरा यहाँ पर ट्रेन को नजर आ रहा है और आपको बता दें कि 67 दिन हुए हैं अभी और ऐसे में एग्जीक्यूटिव क्लास से लेकर चेयर कार के कोच तक की 30 विंडो यहाँ पर पत्थरबाजों ने तोड़ दी है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पत्थरबाजों से इस ट्रेन को खतरा है, क्योंकि 67 दिनों में यहाँ पर 30 विंडो को तोड़ दिया गया। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी इस मामले पर और जानकारी देंगे। नितिन, मात्र 67 दिनों में यहाँ पर 30 विंडो को तोड़ दिया गया है, पूरा मामला क्या है और इन विंडोज की अभी तक मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती है रेलवे प्रशासन के लिए कि वंदे भारत ट्रेन जो बहुत ही प्रीमियर ट्रेन है और भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी जो रेलवे प्रोजेक्ट के तहत में ट्रेन चलाई जा रही है, उसमें जो हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट के बीच लगातार ऐसे शरारती तत्व एक्टिव हैं जिन्होंने 30 से अधिक कोच की जो खिड़की है उस पर पत्थर मारकर उनको तोड़ दिया गया है और खिड़की के टूटे 14 कांच के साथ अभी भी लगातार ये ट्रेन संचालित हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कहीं न कहीं जो अराजक तत्व है उन पर जरूर रेलवे प्रशासन को और पुलिस को नियंत्रण करना जरूरी है और ये कहीं न कहीं दुखद तस्वीर है कि एक तरफ हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो हमारा माइंडसेट पब्लिक का इस तरह का होना चाहिए कि हम जो देश के संसाधन है उसके साथ इस तरह खिलवाड़ न करें। इस मामले में रेलवे पूरा सिक्योरिटी प्लान तैयार कर रहा है और पूरे जो रूट पर ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहां पत्थर मार के कहीं ना कहीं इस तरह की ट्रेनों में एक बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे लोगों को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इस पर काम चल रहा है। एक तरफ विकास की बात और एक तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आना बेहद शर्मनाक। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। बागपत के सहायक श्रम आयुक्त विनीता सिंह का एक और वीडियो सामने आया जिसमें ईंट भट्टा मालिक पर ईंट से हमले का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ईंट भट्टा मालिक उपेंद्र चौहान को फटकार भी लगाती है। बताया गया कि वीडियो विनीता सिंह के भट्टा मालिक के मोबाइल को तोड़ने के बाद का है। दरअसल भट्टा मालिक उपेंद्र चौहान ने विनीता सिंह पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। भट्टा मालिक का आरोप है कि विनीता सिंह ने गाली देने के बाद उसका मोबाइल भी तोड़ दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया था और ऐसे में भट्टा मालिक का आरोप है कि विनीता सिंह ने उसके ऊपर रिश्वत देने का दबाव बनाया। जब उसने रिश्वत देने से इनकार किया तो उसे एक मामले में फंसा दिया और इसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ा। वहीं सहायक श्रम आयुक्त विनीता सिंह ने भट्टा मालिक के सभी आरोपों को गलत बताया है। ये देखिए, ये वही वीडियो है जो कि अब वायरल होने लगा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कहा सुनी हो रही है, बहस छिड़ गई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर यहाँ पर आरोप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन है? अरे गाड़ी यही है, हमारे पास ही है। हद हो गई बिल्कुल जो भाई। अजीब, एक बात तो बताओ। क्या बात बताना जो?
मैडम ने मेरे से फोन छीन कर मेरा फोन फोड़ दिया, दीवार में मारा। नहीं आप ईंट मारेंगे जो है अजीब और क्या हो रहा है, क्या शेष रह गया? इस फोन को देना जरा। और ज्यादा नेता बन रहा हो तो तू भी बैठ 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 बहुत बड़ा नेता बनना, बैठ इसे बैठ उसे ये इधर चल बैठ इसमें। रिकॉर्ड तो इनका ये रिकॉर्ड है ना। बैठ चल ये तो गाड़ी भरी का पर्ची का हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं। गाड़ी भर रही। तू जा बैठ रहा, बैठो नहीं बैठ रहा। शाम को इनका बिल भी कट। हाँ हाँ बैठ जा। आप लोग जाओ। हो गई बिल्कुल यार जो चलो ना बड़ा। इस बच्चे का है, इस बच्चे का। अरे किसी विनीता सिंह श्रम आयुक्त जिन पर ये आरोप लगे, देखिए आप उनको साफ तौर पर इस वीडियो पे देख सकते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर यहाँ पर आरोप करते हुए नजर आ रहे हैं। विनीता सिंह का कहना है कि उन पर यहाँ पर उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि ईंट भट्टा मालिक भी यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी आरोप जो कि उन पर लगाए गए हैं वो गलत हैं। ऐसे में एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक दूसरे पर आरोप करते हुए, हालांकि लगातार इस पूरे मामले पर पड़ताल जारी है और लगातार यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। ये वीडियो है जो कि लगातार वायरल हो रहा है। भट्टा मालिक का यहां पर आरोप है कि विनीता सिंह ने उस पर रिश्वत देने का दबाव बनाया और वहीं जब उसने रिश्वत देने से इनकार किया तो एक मामले में उसे फंसा दिया गया और इसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ा। वहीं सहायक श्रम आयुक्त विनीता सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भट्टा मालिक के सभी आरोप गलत हैं। रिकॉर्ड तो इनका ये रिकॉर्ड है ना। तो आपको बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद ईंट भट्टा मालिक पर ईंट के हमले का भी आरोप है, जिसके बाद पुलिस ईंट भट्टा मालिक उपेंद्र चौहान को फटकार भी लगाती नजर आई। और ये वीडियो जो है विनीता सिंह के भट्टा मालिक के मोबाइल को तोड़ने के बाद का है। कानपुर देहात से खबर है, लूट के मामले में कोतवाल और दारोगा को गिरफ्तार किया गया। 50 किलो चांदी लूटने वाला लुटेरा पुलिसकर्मी निकला। आगरा के सर्राफा व्यापारी से औरैया में लूट हुई थी। भोगनीपुर थाना में ये दोनों आरोपी तैनात थे। तो आपको बता दें कि सर्राफा व्यापारी आगरा में जिनसे कुछ दिन पहले लूट को अंजाम दिया गया था और अब पता लगा कि 50 किलो चांदी लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिसकर्मी था। हालांकि इस पूरे मामले में अब कोतवाल और दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है उसको भी शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि भोगनीपुर थाना में ये दोनों ही आरोपी तैनात हैं। तो एक कोतवाल और एक दारोगा था जिन्होंने 50 किलो की चांदी की लूट की वारदात को सर्राफा व्यापारी से पूरी लूट हुई थी। आगरा के सर्राफा व्यापारी थे जिससे ये पूरी लूट की गई थी। और वहीं इस पूरे मामले में कौन कौन गिरफ्तार हुआ है ये भी आपको बता दें। अजय पाल, कोतवाल, भोगनीपुर थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। चिंतन कौशिक, दारोगा, भोगनीपुर थाना। वहीं रमा शंकर जो कि सिपाही हैं भोगनीपुर थाना के, उनकी भी गिरफ्तारी। इन तीनों के नाम सामने आए पूरी जांच पड़ताल के बाद। ये वही तीन हैं जिन्होंने 50 किलो की चांदी की लूट को वारदात को अंजाम दिया था। अजय पाल, चिंतन कौशिक और रमा शंकर। आपको बता दें कि अजय पाल कोतवाल है भोगनीपुर थाना के, चिंतन कौशिक दारोगा है, वहीं रमा शंकर सिपाही है। और इन तीनों के नाम सामने आने के बाद इन तीनों की ही गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ये तीनों नाम हमने आपको बताए। 50 किलो की चांदी की लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। और भाई कैसे ये पूरा खुलासा हुआ ये भी आपको बताते हैं। 4 दिन पहले सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। चेकिंग के नाम पर यहाँ पर लूट का आरोप लगा है। चेकिंग के दौरान यहाँ पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आगरा के व्यापारी से औरैया में लूट हुई थी। औरैया में लूट हुई थी, ऐसे में व्यापारी से 50 किलो की चांदी लूटी गई। पीड़ित की शिकायत पर यहाँ पर एसपी औरैया ने एक पूरी टीम बनाई। टीम ने भोगनीपुर थाना में छापेमारी की और पुलिस की टीम ने 50 किलो चांदी बरामद की। और ऐसे में ये 3 नाम जो कि हमने आपको बताए, ये 3 सामने नाम निकल कर सामने आए। तो आरोपी अजय पाल कोतवाल भोगनीपुर थाना के, और ऐसे में ऑपरेशन जागते रहो की आड़ में उन्होंने लूट को अंजाम दिया। चेकिंग के नाम पर 50 किलो की चांदी लूटी और ऐसे में दारोगा और सिपाही के साथ लूट को अंजाम दिया गया।
और लूटी गई 50 किलो चांदी यहाँ पर हालांकि बरामद कर दी गई है और ऐसे में 3 आरोपी यहाँ पर पकड़े गए हैं जिनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। तो भोगनीपुर थाना में तीनों ही अपराधी यहाँ पर मिले हैं, जो कि पूरी जांच पड़ताल के बाद पूरी टीम गठित करने के बाद यहाँ पर इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। तो चेकिंग के नाम पर 50 किलो की चांदी यहाँ पर लूटी गई और औरैया में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस की टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को पकड़ लिया है। साथ ही जो 50 किलो की चांदी थी उसको भी बरामद कर लिया। तो बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। दारोगा और सिपाही के साथ जो ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया था उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच पड़ताल और साथ ही कार्रवाई को भी शुरू कर दिया गया। तो टीम ने भोगनीपुर थाना में छापेमारी की। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एसपी औरैया ने एक टीम गठित करके इस पूरे मामले का खुलासा किया। और नैमिषारण्य में आज सपा का प्रशिक्षण शिविर है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव के भाषण से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि 11:30 बजे बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारियों को संबोधित करेंगे और ऐसे में शिवपाल सिंह यादव कार्यकर्ताओं को 4 बजे संबोधित करेंगे। 2:30 बजे के करीब अखिलेश यादव पहुंचेंगे सीतापुर और उनके पहुंचने का यहाँ पर कार्यक्रम है। आपको बता दें प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने से पहले तीनों ललिता देवी मंदिर और नैमिष धाम में दर्शन पूजन भी कर सकते हैं। तो कल इस पूरे कार्यक्रम का समापन है, जो कि अखिलेश यादव अपने संबोधन के साथ करेंगे। 2:30 बजे के करीब अखिलेश यादव यहां पर पहुंचने वाले हैं। प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने से पहले आपको बता दें कि तीनों ललिता देवी मंदिर जाएंगे, नैमिष धाम में दर्शन पूजन भी करेंगे। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव और साथ ही शिवपाल यादव लखीमपुर के बाद समाजवादी पार्टी आज सीतापुर के धार्मिक स्थल नैमिषारण्य में है और नैमिषारण्य में आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन 2 दिनों में सत्ता में वापसी कैसे की जाए लोकसभा चुनाव में, इसके लिए साधना करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए बूथ प्रबंधन बहुत ज़रूरी बताया जा रहा है और कोर वोटर को साधने की भी बात यहाँ पर होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। बार बार उनके मुंह से जातीय जनगणना के मुद्दे को सुना जा सकता है। प्रशिक्षण शिविर की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का फोकस कोर वोटर को सहेजने पर भी रहेगा और इसके अलावा पार्टी के विस्तार की रणनीति पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव की बड़ी चुनौती को देखते हुए कुर्मी मतदाताओं को फिर से अपनी पार्टी में जोड़ने के साथ अनुसूचित जाति को भी अपने पाले में करने पर मंथन किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नैमिषारण्य में करीब 21 घंटे से ज़्यादा प्रवास पर रहेंगे। अगर बात करी जाए तो वो ललिता देवी मां के दर्शन करने के साथ साथ प्रमुख साधु संत और महात्माओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। बड़ा प्रशिक्षण शिविर और सॉफ्ट हिंदुत्व की जो बात कही जा रही है उसकी तरफ समाजवादी पार्टी बढ़ती दिख रही है। सीतापुर के नैमिषारण्य में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। फोकस अगर बात की जाए तो बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना है और इसीलिए लगातार प्रशिक्षण शिविर को आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में नैमिषारण्य में किया जा रहा है जो एक पवित्र तीर्थ स्थल है और इसके जरिए समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं रामचरितमानस विवाद पर पार्टी की जो खिलाफत हुई है और एक वर्ग में जो नाराजगी है ये भी कहा जा रहा है, जानकार बता रहे हैं कि उसे दूर करने की कवायद में जुटी हुई है। साथ ही साथ हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर लौटती भी दिख रही है और आज से नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है। इसमें शिवपाल सिंह यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी। और प्रशिक्षण शिविर के लिए नैमिषारण्य को ही क्यों चुना गया ये भी आपको बता देते हैं। नैमिषारण्य का धार्मिक महत्व है। ऐसे में सनातन धर्म की भूमि नैमिषारण्य में पुराणों की रचना हुई। महर्षि दधीची जो थे उन्होंने अपना जीवन का बलिदान यहाँ पर किया था। 88,000 ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार ये बेहद अहम जगह मानी जाती है। धार्मिक महत्व इस जगह का है। ऐसे में सनातन धर्म की भूमि नैमिषारण्य में पुराणों की रचना हुई और ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में कितना दम है इसको लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। मुस्लिम वोट के साथ साथ हिंदू वोट पर यहाँ पर लगातार नजर है। कर्नाटक में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व पर यहाँ पर चाल चली थी। दिल्ली में केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व को हथियार बनाया था और ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व में सपा अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने की यहाँ पर कवायद में जुटी है। नैमिषारण्य प्लान अयोध्या कार्ड की काट के तहत यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो हमने बताया किस तरीके से नैमिषारण्य में यहाँ पर ये पूरी प्लानिंग की जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी का आवास खाली हो गया।
22 जनपद पर अफजाल अंसारी को सरकारी आवास मिला था। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया गया था और गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी थे। ऐसे में सजा के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता चली गई, जिसके बाद उनको आवास यहां पर खाली करना पड़ा। तो 22 जनपद पर सरकारी आवास मिला था और ऐसे में सदस्यता जाने के बाद इस आवास को खाली करना पड़ा। गाजीपुर से बसपा सांसद रहे अफजाल अंसारी को जिस तरीके से गैंगस्टर के मामले में गाजीपुर की कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी और दिल्ली स्थित ये उनका सरकारी आवास था 22 जनपद, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उनको लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी किया था कि वो अपना सरकारी आवास खाली कर दे। यहाँ पे अगर बात करें तो अफजाल अंसारी के नाम का नेम प्लेट भी लगा हुआ था, लेकिन अब अगर बात करें तो उनके परिवार ने ये पूरा जो सरकारी आवास है उसे खाली कर दिया है। चूँकि अफजाल अंसारी जेल में है, मुख्तार अंसारी भी जेल में है, मुख्तार अंसारी के जो बड़े पुत्र हैं वो भी जेल में है और छोटे पुत्र जो है वो लगातार फरार चल रहे हैं। और यहीं पर अगर बात करें तो जिस तरीके से अफजाल अंसारी को सजा हुई, उसके बाद उनके परिवार वालों ने उनके ये जो दिल्ली स्थित सरकारी आवास है उसको खाली कर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से मकान खाली करके जो ताला है वो लगा दिया गया है और चाबी जो संबंधित अधिकारी है उनको सौंप दी गई है। चूंकि अफजाल अंसारी गाजीपुर से लोकसभा के सांसद 2019 में निर्वाचित हुए थे, उनको ये सरकारी बंगला 22 जनपद पे जो ये बंगला नंबर है उसको अलॉट किया गया था। जिसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से उनको सजा सुनाई गई, सजा सुनाए जाने के बाद जिस तरीके से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है और लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उनको यह सरकारी आवास खाली करना था और नोटिस मिलने के बाद परिवार वालों ने अब ये सरकारी आवास खाली कर दिया है और सरकारी आवास खाली करने के बाद चाबी सुपुर्द कर दी है। अगर बात करें तो जिस तरीके से उनकी लोकसभा सदस्यता गई है, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी दी जा चुकी है। अब गाजीपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है। अब ऐसे में देख रहे हैं कि कब चुनाव आयोग गाजीपुर के अंदर लोकसभा का उपचुनाव कराता है, क्योंकि जिस तरीके से अफजाल अंसारी को सजा हुई है वो अब पात्र नहीं है चुनाव लड़ने के। हालांकि वो ऊपरी अदालत में अपने जो सजा हुई है उसके फैसलों को चुनौती दी है। अब देखना कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपना दिल्ली स्थित जो सरकारी आवास है उनके परिवार वालों ने खाली कर दिया है, क्योंकि अफजाल अंसारी जेल में है। तो उनके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ रहते थे, जो कि अब बंगला पूरी तरीके से खाली कर दिया गया, चाबी जो है संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई है। रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी में जमीनी विवाद में शख्स की हत्या कर दी गई, कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लगातार उनका इलाज जारी है। कोखराज थाना क्षेत्र के नौड़िया आमद करारी में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जमीनी विवाद था जिसमें शख्स की हत्या कर दी गई, कुल्हाड़ी मारकर ये हत्या की गई। 2 लोग अब भी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। कोखराज थाना क्षेत्र के नौड़िया आमद करारी में वारदात। तो जमीनी विवाद था, इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर हत्या को अंजाम देने की कोशिश की गई, कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई। 2 लोग इस पूरे व्याख्या में गंभीर रूप से घायल हैं और लगातार उनका इलाज जारी है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। कोखराज थाना क्षेत्र के नौड़िया अहमद करारी में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर जमीनी विवाद हो गया था जो कि इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर हत्या को अंजाम देने की साजिश रची गई, कुल्हाड़ी मारकर यहाँ पर हत्या की गई। इस पूरे मामले में 2 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं और जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज भी जारी है। हालांकि देखिए किस तरीके से पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई है और लगातार सबसे पूछताछ की जा रही है और आसपास लोगों से भी बातचीत की जा रही है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।